Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. अभी तक हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया। ब्लड में कितने फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उन सब के बारे में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सारा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। The heading is the blood groups. As you know, blood of human beings differ in certain aspects. Through it appears to be similar. जो ब्लड ग्रुप होता है वो कुछ एस्पेक्ट्स में डिफरेंट होता है और कुछ में सिमिलर होता है। Various type of grouping of blood has been done. Two such groupings are ABO blood grouping and RH blood grouping. कहने का ये मतलब है कि जब हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो 30 से ज़्यादा तरीके के ब्लड ग्रुप्स हैं, बट जो ब्लड ग्रुप्स मेनली पढ़े जाते हैं दैट इज ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH फैक्टर ब्लड ग्रुप सिस्टम। दो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हैं वो कॉमनली पढ़े जाते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो आप उसको जवाब देते हैं AB है, A है, B है या O है। फिर कोई स्पेसिफाई पूछ लेता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है तो आप बोल सकते हैं AB नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो वेरी करता है। अब जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की तो कार्ल लैंडस्टेनर कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH फैक्टर ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया था। अब यहाँ पे जब हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ABO grouping is based on the presence or the absence of surface antigens, chemicals that can induce immune response on the RBCs, namely A and B. तो ये लाइन हमें ये समझा रही है कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा वो निर्धारित करता है उसका RBC का सरफेस। तो अगर RBC की सरफेस पे A नाम का एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप उसके अकॉर्डिंग होगा, B नाम का एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप उसके हिसाब से होगा। ये सारी हम डिटेलिंग करेंगे। Similarly, the plasma of different individual contain two natural antibodies. Very important line. RBC की सरफेस पे मौजूद होते हैं एंटीजन्स, RBC की सरफेस पे मौजूद होते हैं एंटीजन्स और पैरेलली अगर हम प्लाज्मा की बात करें, ब्लड प्लाज्मा की बात करें एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के हिसाब से, तो जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज, नेचुरल एंटीबॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंटीबॉडीज इनहेरिटेंस शो नहीं करते हैं बट एंटीजेंस इनहेरिटेंस शो करते हैं। अगर मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप A है तो उसमें अगर हम उसकी ऑफस्प्रिंग्स देखें या उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप देखें तो उसमें ब्लड ग्रुप A हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर ऑल्सो। तो मदर और फादर का जो भी ब्लड ग्रुप होता है तो उसी से ही एसोसिएटेड ब्लड ग्रुप उनके बच्चों का भी होता है। प्रोटीन्स कैन प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस। अब एंटीबॉडीज क्या होते हैं और एंटीजेंस क्या होते हैं, ये दोनों ही प्रोटीन होते हैं। पहली बात, द एंटीजेंस एंड द एंटीबॉडीज बोथ आर प्रोटीन। अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई हम कर दें तो हम इनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। इनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब ध्यान रखना है कि जो RBC है, ये जो RBC है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड से बनी है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है, डोनेंस मेम्ब्रेन। अब जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं।
तो यहाँ पे भी वही स्पेसिफिक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और इसी स्पेसिफिक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्या बोल रहे हैं, एंटीजन बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और उसी प्रकार प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं और ये भी प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। किस लिए होते हैं, एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी भी हो सकता है। The distribution of antigens and antibody in the four groups of the blood A, B, AB and O are given in the table 18.1. You probably know that during blood transfusion, अब इस लाइन की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हम समझ लें कि कैसे होते हैं और किस वजह से होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप किसकी वजह से होता है, एंटीजन की वजह से होता है जो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब ये जो एंटीजन्स हैं जो आरबीसी की सरफेस पे हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन है या ये प्रोटीन है जो डिसाइड करते हैं पर्सन का ब्लड ग्रुप। थोड़ा सा इसको जेनेटिक्स के हिसाब से समझें कि हमारी बॉडी में क्या होता है, डीएनए आरएनए बनाता है, दैट इज एमआरएनए, और एमआरएनए बनाता है प्रोटीन। एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। अब बॉडी में प्रोटीन बनना क्यों जरूरी है, बॉडी में प्रोटीन बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही प्रोटीन्स जो हैं वो जीन्स को कोड करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं वो जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हमारी बॉडी में जो जीन्स होते हैं, ये जीन्स पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं। और बॉडी में ध्यान रखना है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए दो जीन जिम्मेदार होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर जीन के दो फॉर्म्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। अब ये जो डोमिनेंट और रेसेसिव है, इसी के हिसाब से अगर हम ब्लड ग्रुप की भी बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है और इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। नॉर्मली किसी भी कैरेक्टर के लिए, नॉर्मली किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन्स या एलील्स होते हैं वो दो होते हैं, यानी कि एक जीन के दो फॉर्म्स होते हैं। तो एक जीन के दो फॉर्म्स हम क्या बोलते हैं, एलील। तो उसमें डोमिनेंट एलील होता है, रेसेसिव एलील होता है। बट ब्लड ग्रुप एज ए कैरेक्टर हम बात कर रहे हैं, इसके लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं। कितने जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, 3 जीन या 3 एलील। इनको हम एलील भी बोल सकते हैं और इनको कैसे लिखा जाता है, IA, IB एंड IO। मल्टीपल एलील्स, वैसे तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए 2 जीन या 2 एलील ही होते हैं नॉर्मली, बट ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील। ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलीलिज्म का, या 12th क्लास में पढ़ेंगे, हम यहाँ बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो A और B ब्लड ग्रुप है, तो ये जो A और B ब्लड ग्रुप है ये कहलाएगा डोमिनेंट, ये डोमिनेंट होते हैं, और O रिसेसिव होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब एक इंडिविजुअल में एट अ टाइम 2 ही प्रेजेंट होंगे। ब्लड ग्रुप के लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, बट एक इंडिविजुअल में, जैसे मैं हूं, तो मेरे अंदर यहाँ पे इन तीनों में से केवल 2 ही होंगे, 3 एक साथ नहीं हो सकते। तो ये एक जर्नल इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके से पर्सन का ब्लड ग्रुप बनता है। अब यहाँ पे जब हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है, इफ द पर्सन इज हैविंग A ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे ये RBC है, RBC की सरफेस पे A एंटीजन है, RBC की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, A एंटीजन, और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, B एंटीबॉडी। अब A
एंटीजन के लिए ए एंटीबॉडी क्यों नहीं है? अगर ए एंटीजन के लिए ए एंटीबॉडी होती तो उसी के ही एंटीजन को खत्म कर देती, यानी कि उसी के ही रिस्पॉन्स में, इम्यून रिस्पॉन्स में अटैक कर देती उस पर और आरबीसी को रप्चर कर देती, खत्म कर देती, डिस्ट्रॉय कर देती, पर ऐसा नहीं होता। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों के दिमाग में कि एंटीजन्स जो हैं वो तो फॉरेन बॉडीज होते हैं और वो हमारी बॉडी में अगर होते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो एंटीजन्स हैं इससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि ये हमारे आरबीसी की सरफेस पे होते हैं और ये जेनेटिकली इनको देखा जाए तो ये हमारा जीन का एक एक्सप्रेशन ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे कौन सा होगा? बी एंटीजन और एंटीबॉडी ए। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। तो अगर दोनों एंटीजन है तो एक भी एंटीबॉडी नहीं हो सकता। एंटीजन तो दोनों ही है बट एंटीबॉडी एक भी नहीं है, निल है। नेक्स्ट, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा, निल एंटीजन्स, एंड एंटीबॉडीज दोनों होंगी, ए भी होगी और बी भी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओ के पास एक भी एंटीजन नहीं है। जब हम कंपैटिबिलिटी पढ़ेंगे तो ये बात वहां पे ध्यान रखनी है कि इसके पास एक भी क्या नहीं है, एक भी एंटीजन नहीं है। अब कुछ टेक्निकल बातें एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड। एक बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीजन को एंटीजेनिक प्रोटीन भी बोला जाता है और इसका एक और नाम है एग्लूटिनोजन। इसको एग्लूटिनोजन भी बोला जाता है। एंटीबॉडीज को एग्लूटिनिन, एंटीबॉडीज को एग्लूटिनिन। जस्ट इन केस एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स भी बनता है। क्या होता है बॉडी में कि अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है या मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैंने किसी पर्सन को ब्लड ग्रुप दिया जो कॉम्पैटिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मैंने किसी ऐसे पर्सन को ब्लड ग्रुप दे दिया, जैसे बी वाले को ब्लड दे दिया अपना, तो वहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है, या मैंने बी से रिसीव कर लिया तो कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। तो जब कॉम्पैटिबिलिटी नहीं होती तो क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन कंबाइन और रिएक्ट विथ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी, या हम कह सकते हैं कि अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय और कंबाइन विद अ पर्टिकुलर एंटीजन। तो क्या बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसी की वजह से जो रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे एग्लूटिनेशन। क्या बोलेंगे उस रिएक्शन को, एग्लूटिनेशन या हीम एग्लूटिनेशन। The reaction is known as agglutination और हीम एग्लूटिनेशन कब होगा, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगी तब ऐसा होगा। क्लियर है। अब इसी पेज पे आ जाते हैं। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of the recipient before any blood transfusion to avoid severe problem or clumping. ब्लड की कंपैटिबिलिटी को देखते हुए ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, पहली बात। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और उस कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होता है। The donor's compatibility is also shown in the table. टेबल में compatibility भी दिखाई गई है कि कौन सा ब्लड किसको देना चाहिए ग्रुप्स के हिसाब से। तो इसी को ही एक बार हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दो चीजों की, डोनर एंड रेसिपिएंट। डोनर यानी डोनेट करने वाला, रेसिपिएंट यानी रिसीव करने वाला। तो यहाँ पे हम बात करेंगे
यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रिसीव करने वाला और देने वाला। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और इन्होंने अपना ब्लड ग्रुप दिया ए पर्सन को, मतलब जिनका ब्लड ग्रुप ए था, तो यहाँ पे क्या होगा, आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी, और जिसको दिया है उनके भी आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन एंड प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी। तो ये कॉम्पैटिबिलिटी है। ये क्या है, कॉम्पैटिबिलिटी है कि जैसा मेरा ब्लड ग्रुप था वैसा ही जब मैंने डोनेट किया तो सामने वाले का ब्लड ग्रुप था, मतलब ब्लड ग्रुप सिमिलर था। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हमने अभी नहीं की है, इसको हम नेक्स्ट उसमें लेंगे। पहले ये समझेंगे, इसके बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से समझेंगे। ये तो एक कंडीशन हो गई जहां पे कॉम्पैटिबिलिटी है। अब ए बी ओ ब्लड ग्रुप भी इनकॉम्पैटिबिलिटी शो करते हैं। कब शो करते हैं, जब हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है। और हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन कब होता है, जब ब्लड ग्रुप्स में कॉम्पैटिबिलिटी यानी कि समानता नहीं है, कोई भी ब्लड ग्रुप किसी को भी दे दिया गया है। तो यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, ब्लड ग्रुप ए है, इन्होंने अपना ब्लड ग्रुप दिया बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को, सरफेस पे आरबीसी के ए एंटीजन, बी वाले की सरफेस पे बी एंटीजन, यहां पे प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी और यहां पे प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, बिल्कुल भी कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है, तो हम इनकॉम्पैटिबिलिटी को पढ़ रहे हैं कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये डोनर है और ये रेसिपिएंट है इस वक्त, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इन्होंने इनको ब्लड डोनेट किया, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन ने बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा। ए एंटीजन ए एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बी एंटीजन बी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एग्लूटिनेशन। इसको हम हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब इस हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, इस हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन में आरबीसी टूटेंगी। आरबीसी के टूटने से बिलिरुबिन बनेगा, यानी कि पिगमेंट्स बनेंगे, और पिगमेंट्स बनने से यहाँ पे होगा जॉइंटिस। बट ये जो रिएक्शन है ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, बट फिर भी यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप कॉम्पैटिबिलिटी शो नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, इन्होंने अपना ब्लड दिया ए ग्रुप वाले पर्सन को, तो यहाँ पे आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है और ए बी एंटीबॉडीज हैं, ए बी एंटीबॉडीज है, और जिनको इन्होंने ब्लड दिया उनके आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है। तो यहां पे जब ए एंटीजन इस एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा, इस कंडीशन में ए एंटीजन ए एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा तो फिर से एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा। बट यहाँ पे बी एंटीबॉडी जब डोनर ने दिया रेसिपिएंट के पास गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि यहाँ पे भी उनके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी के आने से कोई फर्क बॉडी के पास नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल डोनर क्या है, ओ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव येट। अभी तक हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं की है, हमने केवल ये बता दिया कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ है, क्योंकि इसके पास देने के लिए कोई एंटीजन नहीं है। जब ये एंटीजन को देता है तो एंटीजन के देने की वजह से सामने वाले की बॉडी में रिएक्शन हो सकता है, तो इसके पास देने के लिए कोई भी एंटीजन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ए बी होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट।
आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, कोई भी एंटीबॉडी इनके पास नहीं है। तो जब ये ब्लड रिसीव करेंगे, मान लीजिए इन्होंने ए से ब्लड रिसीव किया, तो ए एंटीजन इन्होंने रिसीव किया और इनने बी एंटीबॉडी रिसीव की, तो यहां पे क्या होगा, ए एंटीजन इनका खुद का भी है और बी एंटीजन से बी एंटीबॉडी